क्या आप भी बिहार बोर्ड क्लास 12 में फर्स्ट डिवीजन आना चाहते हैं और आपके पास टाइम बहुत ज्यादा ही कम है? ठीक है, तो बस इसी वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो बिहार बोर्ड में हर साल रिपीट होते हैं और हर साल लगभग 80% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यहीं से बन के आते हैं। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं बिहार बोर्ड के कुछ बहुत दिलचस्प प्रश्नों के साथ। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 41 है वो पूछ रहा है कि बाह्य स्थानिक संरक्षण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, जंतु उद्यान। ठीक है, पूछ रहे बाह्य स्थानिक संरक्षण। बाह्य स्थानिक संरक्षण मतलब जीव को वहां से हटा के किसी दूसरी जगह रखना। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है, तीनों में से कोई नहीं है, सबसे ऊपर वाला है बीज बैंक। ठीक है ना, इसलिए इसका ए नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, ग्राफीन पूटक पाया जाता है नर मानव के वृषण में, पौधों के अंडाशय में, मानव यकृत में, मादा मानव के अंडाशय में। ग्राफीन पूटक जो होता है ना वही होता है जिसमें से अंडा क्या होता है, रिलीज होता है, और अंडा किस में होता है, मानव में रिलीज होता है, माने मादा मानव। अगला, जलमग्न पौधों में रंध्र रहते हैं दोनों सतहों पर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते हैं, और निचली सतह पर। देखो, जलमग्न पौधे मतलब जो जल में डूबे हुए पौधे हैं उनमें सतह होता ही नहीं है, सॉरी, उनमें रंध्र होता ही नहीं, उनमें जरूरत नहीं है रंध्र का। ठीक है, उनमें ना गैसों का विनिमय करने के लिए उनके पास सीधा सा बात है कि जल में जो घुला गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जो ऑक्सीजन, वही विसरण द्वारा पत्तियों के आर पार जा सकते हैं। उनमें रंध्र का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, उसमें रंध्र होते ही नहीं, मतलब किसी भी सतह पे नहीं होते। अगला 44 नंबर क्वेश्चन, सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? उत्तक संवर्धन, गामा किरणें, उभय मिश्रण और रासायनिक उत्परिवर्तन। ठीक है, सोमा क्लोन जो विविधता होती है प्राप्त की जा सकती है उत्तक संवर्धन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रॉयल जेली निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है शहद, पराग, रॉयल जेली और रानी मधुमक्खी। पूछ रहा है जो रानी मधुमक्खी है वो निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है, रानी मधुमक्खी, और जो लार्वा बनता है वो क्या खाता है इसमें, शहद, पराग, रॉयल जेली और सूक्ष्म। आपको बता दें जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या खाती है, रॉयल जेली। आगे बढ़ते हैं। कुकुट चेचक का क्या कारण है? कुकुट में जैसे मुर्गियों में जो चेचक होता है उसका कारण क्या है? जीवाणु, बाह्य परजीवी, विषाणु और अंतः परजीवी। जो मुर्गियों में बीमारी होता है कुकुट चेचक ना, उसका रीजन होता है विषाणु। इसका मतलब सी नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है कि काल्चिन, क्लोरोफॉर्म, काल्सिचिन और दूसरा है क्लोरोक्विन। ठीक है ना, क्लोरोक्विन। ठीक है, तो इसमें स्वबहुगुणिता जो है वो काल्सिचिन के द्वारा हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं अंदर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस, क्लोस्ट्रीडियम। देखो ये तीनों जो है ना, ये तीनों हमारे लिए बेनिफिशियल, ये हानिकारक है, मतलब इसका आंसर ये सही है। ठीक है, भोजन में जो विष होता है वो क्लोस्ट्रीडियम के कारण होता है, मतलब थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। आगे बढ़ते हैं। रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होते हैं? मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। मतलब पूछ रहा है रक्त में जो है प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी कौन बनाता है? वो बनाता है लिम्फोसाइट। ठीक है, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 50, निम्नलिखित में कौन सा समस्यात्मक जलीय घास है? जलीय जंगली घास है। ठीक है ना, समस्या पैदा करने वाला जलकुंभी, ट्रापा, एजोला और वुल्फिया। देखो जलीय जंगली घास जो है वो है जलकुंभी, और बहुत ज्यादा समस्या होता है इसको हटाने में। आगे बढ़ते हैं। बूंद संक्रमण क्या है? बूंद संक्रमण मतलब इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो बूंद से मतलब ड्रॉपलेट से फैलती है? खांसने या छींकने से इस तरह से बूंद जो निकलता है हमारे मुंह से और नाक से, उससे फैलती है। सिफिलिस, टेटनस, टाइफाइड और निमोनिया। देखो निमोनिया जो बीमारी है वो क्या होता है, खांसने या छींकने से क्या होता है, फैलता है। इसको बूंद संक्रमण बीमारी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इको आर आई प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए के किस अनुक्रम को काटता है? ये चार को हमारे पास अनुक्रम दिया गया है। ठीक है ना, अब एक चीज याद रखना, जो इको आर1 है वो हमारे जो डीएनए है उसको काटता है सिर्फ और सिर्फ किस पे? वो काटता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सॉरी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है ना, पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंस माने ऐसे सीक्वेंस जहां पे आगे या पीछे पढ़ने पे एक जैसा, जैसे यहाँ पे लिखा है जहाज। ठीक है, तो इसको आगे से भी पढ़ेंगे तो जहाज, अब पीछे से भी पढ़ेंगे तो क्या है, जहाज। जैसे मलयालम, मलयालम। ठीक है, तो इसको आगे से भी पढ़ेंगे मलयालम, पीछे से, मतलब ऐसा जहां पे दिखेगा उस पे क्या होगा, वो काटेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आते थोड़ा सा इस चौथा नंबर ऑप्शन पे देखो ध्यान से। ये जो जुड़ता है जी किसके साथ जुड़ा है? सी से। ये जुड़ता है टी से, ये भी जुड़ेगा टी से, ये जुड़ेगा ए से, ये भी सॉरी ए से,
और ये भी जुड़ेगा किससे, ए से, और ये जुड़ेगा जी से, इस तरह। अब देखो GAATTC, GAATTC मतलब ये दोनों तरफ से क्या है, सेम है, मतलब ये चौथा नंबर ऑप्शन क्या है इसका सही है। ये थोड़ा लिखने वाला क्वेश्चन था इसीलिए बताना पड़ा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, ऑर्थोट्रॉप्स बीजांड किस निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, ठीक है ना। ऑर्थोट्रोपस बीजांड, ये बीजांड का एक प्रकार है, बहुत सारे बीजांड होते हैं, तो ऑर्थोट्रोपस किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है पॉलीगेनम में। आगे बढ़ते हैं, सीधा सवाल। शुक्राणु का संचलन किनके द्वारा, मतलब पूछ रहे शुक्राणु कैसे चलते हैं, किसकी मदद से, एक्रोसोम, मध्यभाग, शीर्ष और पूंछ। शुक्राणु कैसे चलते हैं, अपनी पूंछ के माध्यम से चलते हैं, सीधा सवाल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है, ड्रेसिना, मार्सिलिया, हाइड्रिला और जलकुंभी। देखो हाइड्रिला जो है पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है, इसमें रंध्र का कोई काम नहीं है जड़ का, ठीक है ना, इसलिए हाइड्रिला सही है। आगे बढ़ते हैं। मृदु जलीय तालाब में उर्वरक डाले जाने से क्या होता है, जलीय जंतुओं में वृद्धि, मछलियों की आबादी में कमी, जलीय पौधों की मृत्यु, और चौथा है सुपोषण। देखो मृदु जलीय मतलब तालाब वालाब में अगर पानी डालें ना तो सुपोषण होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें एल्गी जमने लगेंगे, ठीक है ना, एल्गी की आबादी बढ़ने लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्ट्रक्शन होने के कारण जो रोग है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिस्ट्रक्शन, इसके कारण होने वाला जो रोग है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है, 1:1, 7:1:1, 7, इस तरह से। ये 1:1:1 सही है, ठीक है ना, सी नंबर, ठीक है ना। पानी में ई कोली की उच्च मात्रा संकेतक है, मैंने पानी पूछ रहे ई कोलाई बैक्टीरिया अगर ज्यादा है तो इस क्या संकेत करता है, ठीक है। वाहित मल जल का प्रदूषण, पानी कठोरता का, औद्योगिक प्रदूषण का, जल में क्लोरीन का होना, ठीक है ना। देखो पानी में अगर ज्यादा ई कोलाई बैक्टीरिया है इसका मतलब क्या है कि उस पानी में बहुत ज्यादा वाहित मल जल प्रदूषण है, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे, फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, SO2 और CH4। देखो जो फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है उसमें ओजोन का मेन रीजन है, उस ओजोन बहुत ज्यादा उसमें होता है, इसीलिए सी नंबर ऑप्शन सही। आगे बढ़ते हैं। सैनिटरी लैंडफिल को किनके विकल्प के रूप में अपनाया गया था, खुला जलता हुआ ढेर, सुपोषण, वाहित मलजल और जयवर्धन। देखो सैनिटरी लैंडफिल को ना हम लोग खुला जलता हुआ ढेर बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 है। अभिकर्मक जो एलिसा परीक्षण में उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। पॉलीमरेज, पेरोक्सीडेज, लाइगेज और एंडोन्यूक्लियस, ठीक है ना। तो इसमें जो पेरोक्सीडेज है उसी को एलिसा टेस्ट में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक ट्यूमर उत्प्रेरक प्लाज्मिड जिसका व्यापक रूप से पारजीवी पौधों में उत्पादन उपयुक्त किया जाता है वह है, इसमें पूछ रहा है कौन सा, इसमें ट्यूमर इंड्यूसिंग उत्प्रेरक प्लाज्मिडियम है, ठीक है ना। तो इससे जो है ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन है, ये जो ट्यूमर इसके नाम में ही आ रहा है, ट्यूमिफिकेंस, ठीक है ना, यही इसका असली आंसर है, ट्यूमर इंड्यूस करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक व्यवस्थित कीटनाशक है, एंड्रीन, फुराडेन, मैलेथियोन, पैराथियोन, ठीक है ना। ये जो फुराडेन है ये एक व्यवस्थित कीटनाशक है, याद रखना व्यवस्थित कीटनाशक है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला कौन सा एंजाइम है, सिंपल सा बात है जाइमेज, इंटरबेज, लाइपेज, जाइमेज और डायस्टेज। सिंपल सा बात है, ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने का जो काम है वो जाइमेज एंजाइम करता है, ठीक है ना, इसको इन्वर्टेज भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल के बीओडी का अनुमान किन की मात्रा को नापकर लगाया जाता है, ऑक्सीजन की खपत, ऑक्सीजन निकास, जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ और कुल जैविक कार्बनिक पदार्थ। देखो जल के अपशिष्ट का जो बीओडी होता है वो बताता है कितना ऑक्सीजन का खपत है, मतलब इसका ए नंबर आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है, मतलब कुछ इन चारों में से मेमोरी कोशिका कौन बनाता है, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, डायनोफिल्स, न्यूट्रोफिल, ठीक है ना। मेमोरी कोशिका बनाता है लिम्फोसाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी आनुवांशिक बीमारी नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा आनुवांशिक बीमारी, मतलब क्रोमोसोम से जुड़ी हुई बीमारियां नहीं है, बीमारी नहीं है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये आनुवांशिक है, हेमोफोलिया भी आनुवांशिक, क्रेनेटिज्म आनुवांशिक नहीं होता, मतलब क्रेनेटिज्म सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है, आवृतबीजी, अनावृतबीजी, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट। देखो पादप में अगुणित पादप शरीर पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। पेरिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी स्त्री पुष्प के लिए, एकलिंगी नर पुष्प के लिए, एस्टेमिनेट पुष्प के लिए, ठीक है। देखो पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किया जाता है एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए, ठीक है। अब देखो सिर्फ 10 ही मिनट में आप लोग का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है कि हम लोग को बहुत जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और टाइम भी कम है, तो मैं इसीलिए इतना फास्ट करवा रहा हूं ताकि आपका भी स्पीड और एक्यूरेसी बन सके, ठीक है ना। अगर
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर कोई दोस्त आपका तैयारी कर रहा है 12 का, तो उसके पास भी वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपकी तैयारी के लिए गुड लक।